31 मार्च 2006 की रात को ब्रायन शैफर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है तो उसके दोस्तों को लगा कि वो शायद घर चला गया होगा। लेकिन उसी रात करीब 2 बजे ब्रायन शैफर कोलंबस के एक बार के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसमें वो बार के अंदर जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद वो आज तक कभी भी दोबारा नहीं दिखाई दिया। और मज़े की बात यह है कि बार से एग्जिट करते समय भी उसे नहीं देखा गया, क्योंकि बार की एक ही साइड से एंट्री और एग्जिट थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ब्रायन शैफर की इस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस की कहानी, जिसे अमेरिका के नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में बहुत कवरेज मिली थी। और आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखना, आपको इसकी कहानी सुनकर मज़ा आ जाएगा। ब्रायन शैफर एक अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट था जो ओहियो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मेडिकल की पढ़ाई करते समय उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम एलेक्सिस वैगोनर था। ये नाम आप याद रखना, वो क्यों आगे बताता हूँ। ब्रायन शैफर ने अपने दोस्तों से एक बार कहा था कि मेडिकल करियर चुनने के बावजूद भी मेरा रियल एम्बिशन तो यही रहेगा कि मैं खुद का एक बैंड ओपन करूँ। तो अब आइए जानते हैं 31 मार्च की उस घटना को, ब्रायन शैफर की डिसअपीयरेंस। 31 मार्च शुक्रवार से अगले एक हफ्ते के लिए ब्रायन शैफर के कॉलेज की स्प्रिंग की छुट्टियां शुरू हो जाती है। तो ब्रायन शैफर और उसके पिता रैंडी दोनों बाहर डिनर करने जाते हैं और इस छुट्टी को एंजॉय करते हैं। लेकिन उस रात रैंडी ने नोटिस किया कि ब्रायन कुछ थका थका दिख रहा था और वो नहीं चाहते थे कि ब्रायन अपने दोस्त विलियम फ्लोरेंस के साथ बाहर पार्टी करने जाए। लेकिन वो ये बात ब्रायन को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। विलियम फ्लोरेंस, ये नाम भी आगे के लिए याद रखना। तो डिनर होने के बाद रात के 9 बजे ब्रायन शैफर अपने दोस्त विलियम फ्लोरेंस से मिलने अगली ट्यूना सलूना बार में जाता है, जहां ये दोनों जमकर पार्टी करते हैं और दारू पीते हैं। और जहां जहां ये लोग जा रहे थे वहां के हर बार में दारू के स्ट्रॉन्ग शॉट्स भी पीते जा रहे थे। फिर आधी रात को ये दोनों मेरिडिथ रीड से मिलते हैं, जो कि विलियम फ्लोरेंस का ही एक दोस्त था। तो मेरिडिथ रीड इन दोनों को अगली ट्यूना सलूना बार तक लिफ्ट देता है, जहां ब्रायन और विलियम ने पार्टी शुरू की थी। और रीड भी इन दोनों को ज्वाइन करके इनके साथ इसी यूटीएस बार में पार्टी करता है। लेकिन कुछ देर बाद ब्रायन इन दोनों से अलग हो जाता है। फिर विलियम और रीड ब्रायन को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता और उसे लगातार कॉल भी करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता। फिर रात के 2 बजे जब बार बंद हो रहा होता है तो ये दोनों बार के बाहर ही ब्रायन का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन बाहर आते हुए लोगों में उन्हें ब्रायन कहीं भी नहीं दिखाई देता, जिसके बाद उन्हें लगता है कि ब्रायन शायद उन्हें बिन बताए घर चला गया होगा। लेकिन अगले दिन जब उन्हें पता चलता है कि ब्रायन तो घर पहुंचा ही नहीं, तो ब्रायन के पिता भी उसे बहुत कॉल करते हैं, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। फिर मंडे को यानी 2 दिन बाद ब्रायन के पिता उसकी मिसिंग कंप्लेंट कोलंबस पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं। ब्रायन शैफर की इन्वेस्टिगेशन। कोलंबस पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अगली ट्यूना सलूना बार से ही शुरू करती है, क्योंकि ब्रायन ने आखिरी बार यही पार्टी की थी। सबसे पहले तो उसे इसी बार में हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन वो नहीं मिलता। और ये बार जिस एरिया में था वो एरिया अपने हाई क्राइम रेट्स की वजह से बदनाम था, इसीलिए बार ने सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल किए हुए थे। फिर पुलिस ने फुटेजेस चेक किए, जहां एक फुटेज में ब्रायन शैफर बार के बाहर करीब 1:55 पर दिखाई देता है, यानी जस्ट बार के बंद होने से 5 मिनट पहले। इस फुटेज में वो किसी 2 यंग लड़कियों से बात करते हुए दिखाई देता है, लेकिन उनका ये बिहेवियर काफ़ी वियर्ड लग रहा था। इसके बाद ब्रायन वापस बार के अंदर चला जाता है, लेकिन हैरानी की बात तो यही है कि बाहर निकलते वक्त वो फुटेज में नहीं दिखाई देता। और यही वो टाइम था जब ब्रायन शैफर को आखिरी बार देखा गया था। पुलिस ये मान रही थी कि ब्रायन शैफर बार के किसी और दूसरे एग्जिट से निकल गया होगा, लेकिन बात तो यही है कि बार की सिर्फ एक ही साइड से एंट्री और एग्जिट थी, और जो दूसरा रास्ता था उस समय वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब पुलिस आजू बाजू के 3 और बार्स के सीसीटीवी फुटेज भी चेक करती है कि ब्रायन शायद इन कैमराज में रिकॉर्ड हो गया होगा, लेकिन वो किसी भी कैमरा में नहीं दिखाई देता।
फिर से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अगली ट्यूना सलूना बार से ही करती है और इस बार स्निफिंग डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। पूरे सड़कों को और आसपास के सभी वेस्ट कंटेनर्स को भी देखती है। आजू बाजू के लोगों से भी पूछताछ करती है कि क्या उन्होंने ब्रायन शैफर को कहीं देखा है, और उसके जो फोटोज़ थे वो लगाए जाते हैं जिसमें उसके अपर राइट आर्म पर उसका फेवरेट बैंड अलाइव का टैटू होता है। वैसे तो पुलिस पूरे कोलंबस शहर में उसे ढूंढती है, लेकिन ब्रायन शैफर का कुछ भी पता नहीं चलता। उसकी जो कार थी वो भी उसके घर के बाहर ही पार्क थी। कार के अंदर भी पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे ब्रायन के गायब होने का कुछ पता चले। लेकिन कई सौ किलोमीटर तक ढूंढने के बाद भी पुलिस को ब्रायन शैफर का कुछ भी अता पता नहीं चलता। लेकिन कुछ समय पहले यानी ब्रायन के गायब होने के पहले उसकी मां की मौत हो जाती है, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ब्रायन अकेले में शोक मनाने के लिए टेम्पररी दूर चला गया होगा। लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता जिसकी वजह से वो टेम्पररी गायब हुआ हो। तो पुलिस ब्रायन शैफर की इस डिसअपीयरेंस को परमानेंट घोषित कर देती है। लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है और जिसने ब्रायन को उस रात आखिरी बार देखा था उनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट लिया जाता है, इंक्लूडिंग वो 2 लड़कियों का भी जिनसे ब्रायन ने आखिरी बार बात की थी। लेकिन विलियम फ्लोरेंस जो कि ब्रायन का अच्छा दोस्त था वो इस टेस्ट के लिए मना कर देता है। अब वो क्यों ये तो नहीं पता। एलेक्सिस वैगनोर जो ब्रायन शैफर की गर्लफ्रेंड थी, याद है आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब से ब्रायन गायब हुआ था तब से एलेक्सिस रोज सोने से पहले ब्रायन को कॉल किया करती थी, लेकिन ब्रायन को कभी कॉल लगता नहीं था। लेकिन सितंबर की एक रात को जब एलेक्सिस ने ब्रायन को कॉल किया था तो एक्चुअली 3 बार उसे कॉल लगा भी था, लेकिन सामने से किसी ने रिसीव नहीं किया। जिसके बाद पुलिस ने कॉल को ट्रेस करके पता लगाया कि 23 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट कोलंबस के हिलार्ड सेल टावर के पास उस फ़ोन का लोकेशन दिखाई दे रहा था। पुलिस को इसके बहुत से टिप्स मिले, लेकिन उनमें से इस केस को कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला। रैंडी शैफर ब्रायन के पिता ये भी अपने पत्नी के मौत से पहले से काफ़ी दुखी थे और अभी इनका बेटा ब्रायन भी गायब हो चुका था जिसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। रैंडी अपने छोटे बेटे डेरेक के साथ ब्रायन को खुद से ढूंढना चालू कर देते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्रायन का कुछ भी पता नहीं चलता और साल 2008 में ब्रायन के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। पुलिस अभी और एक पॉसिबिलिटी का अंदाज़ा लगाती है कि ब्रायन को शायद किसी सीरियल किलर ने मारा होगा और उस समय स्माइली फेस सीरियल किलर्स काफ़ी चर्चा में थे और इनका एक गैंग था। ये करते क्या थे कि लोगों को मारकर उनकी बॉडीज़ को गायब कर देते थे। पर क्या इन्होंने ही ब्रायन को मारा था, ये तो पुलिस को भी आज तक नहीं पता चला, क्योंकि वो भी इसका एक अंदाज़ा ही लगा रहे थे। ब्रायन शैफर का ऐसा अचानक गायब हो जाना इन्वेस्टिगेटर्स को आज भी पागल कर देता है, क्योंकि उस बार में कोई दूसरी एंट्रेंस और एग्जिट थी ही नहीं, तो ब्रायन वहाँ से निकला कैसे। वैसे तो पुलिस के पास ऐसे बहुत सी थेरीज थी, लेकिन सस्पिशियस ये था कि ब्रायन का जो दोस्त था विलियम फ्लोरेंस, उसने लाइट डिटेक्टर टेस्ट देने से मना क्यों किया था, जबकि विलियम फ्लोरेंस ही वो व्यक्ति था जो रात भर ब्रायन के साथ था। ब्रायन के गायब होने के पीछे स्माइली फेस सीरियल किलर्स का भी अंदाज़ा लगाया गया, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से इसका पता नहीं चल पाया। और ये भी अंदाज़ा लगाया गया कि ब्रायन शैफर शायद अभी ज़िंदा हो सकता है और किसी नई जगह नई आइडेंटिटी के साथ रह सकता है। अगर आज वो ज़िंदा भी होगा तो करीब 45 साल का होगा। और ओहियो ब्यूरो क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने ब्रायन शैफर के ऊपर $1 लाख का यानी करीब 83 लाख रुपए का इनाम रखा है। और क्या आपको याद है, उसने कॉलेज के समय अपने दोस्तों से कहा भी था कि उसका असली एम्बिशन तो खुद का एक बैंड ओपन करना है। तो क्या इसीलिए वो गायब तो नहीं हो गया, ये तो नहीं पता, लेकिन बैंड ओपन करने के लिए कोई ऐसा गायब क्यों होगा। खैर, आखिर है तो सब ये थेरीज ही, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन ब्रायन शैफर को गायब हुए आज पूरे 17 साल और 10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। आपको क्या लगता है कि ब्रायन शैफर के साथ क्या हुआ होगा? आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर